यानी आपको ईडियम्स याद करने हैं, आपको पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं, आपको वोकैबुलरी याद करनी है, आपको सिनोनिम्स याद करने हैं और आपको लगता है कि आप इसको कर लेंगे। ये कोई बहुत आसान चीज़ है। कुछ क्यूरीज नाजरीन की तरफ से हमें मसूल हुई हैं। उमर शाही हैं, जैनब अब्दुल बासित, जिशान सिकंदर। मयार बहुत हाई है। सो आपका जो कंपटीशन जिन बच्चों से है वो बच्चे इस मयार को अचीव करते हैं और फिर वो इस एग्ज़ाम के अंदर अपेयर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आजिल हसनात। प्रोग्राम सीएसएस गाइड के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। नाजरीन, अपने पिछले प्रोग्राम में हमने 6 में से 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट को डिटेल से डिस्कस किया। आज के प्रोग्राम में हम बाकी बच जाने वाले 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब अहमद राना साहब। सर, थैंक यू सो मच एंड वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया। सर, पिछले प्रोग्राम में हम 4 जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। पीछे 2 रह गए थे सर, एक इंग्लिश पीस साइज एंड कंपोजिशन, उसके अलावा एक इंग्लिश ऐसे राइटिंग का था पोर्शन। सर, अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सीएसएस एग्जाम्स तो गलत ना होगा, खासा टफ किस्म का एग्जाम होता है। तो पहले सर बात कर लेते हैं इंग्लिश पीस साइज एंड कंपोजिशन पेपर का। नाज़रीन को ये बता दीजिए कि इसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं? बहुत शुक्रिया आदिल। आदिल, 2 सब्जेक्ट्स जिस पर अब हम बात करने जा रहे हैं, इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, ये 2 पेपर ऐसे हैं जो शायद बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर इसलिए कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इसमें फेल्योर रेशो सबसे ज़्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रिफाइंड इंग्लिश हमें चाहिए सीएसएस में, जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वालिफायर के पास इंग्लिश का ये मयार होना चाहिए, वो मयार बहुत हाई है। सो आपका जो कंपटीशन जिन बच्चों से है वो बच्चे इस मयार को अचीव करते हैं और फिर वो इस एग्ज़ाम के अंदर अपेयर होते हैं। आपने बात की इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की। इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन 100 मार्क्स का पेपर है और जो इंग्लिश ऐसे है वो भी 100 मार्क्स का पेपर है। हम इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पे बात करते हैं। इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन जो है वो एक ग्रामर मिक्स पेपर है जिसके अंदर इंग्लिश प्रेसी राइटिंग किसी भी चीज़ को, उर्दू में हम जिसको तलखीस कहते हैं, कि आप एक बहुत जामे मजमून को पढ़कर उसका खुलासा बयान कर दें। यानी आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ें और पढ़ने के बाद आपकी कॉम्प्रीहेंशन चेक हो रही होती है कि क्या आपको इंग्लिश समझ आई, आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी कंफर्म हुई कि आपने वोकैबुलरी के कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से देखा। लफ्ज़ों की कॉनोटेशंस होती हैं, लफ्ज़ों के रवैये होते हैं। तो एक लफ्ज़ जो इंग्लिश का प्रेसी राइटिंग में यूज़ हुआ है वो लफ्ज़ वहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है और उसका वहाँ पर मफहूम क्या बन रहा है, क्या आपकी ये कॉम्प्रीहेंशन हुई है इसके साथ। इसके बाद आप उसकी जो ऑथर है जिसने वो प्रेसी का पैरा डिफ़ाइन किया है उसके सारे पैराग्राफ को पढ़ के आपने क्या लर्न किया उससे, आप उस मुश्किल इंग्लिश को पढ़ के इतनी आसान लफ्ज़ों में लिख दें कि अगर आपका आसान अल्फाजी को बच्चा समझ ले, पढ़ ले, तो उसको समझ आ जाए कि वो मुश्किल पैराग्राफ क्या था। तो दिस इज़ द बेसिक पर्पस टू चेक योर सेंस कि आपने किस तरह से एक बड़े पैराग्राफ को, एक मुश्किल पैराग्राफ को, एक मुश्किल कॉम्प्रीहेंशन को हैंडल कैसे किया है। और प्रेसी का जो पेपर है इंग्लिश, इसको प्रेसी का पेपर से ही मशहूर कर दिया गया। हालांकि प्रेसी इसमें 25 नंबर की आती है और जिसमें आपने इसको सॉल्व करना होता है। और ये कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेसी फेल है तो पेपर ही फेल कर देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेसी का पेपर फेल होने के बाद, यानी प्रेसी का क्वेश्चन फेल होने के बाद आपके लिए आपका जो इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर वो ये जाता है कि इसकी अच्छी प्रेसी नहीं है, यानी इसको कॉम्प्रीहेंशन ऑफ इंग्लिश नहीं है। तो हम इंग्लिश प्रेसी को बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं। और फेल बच्चे इसलिए होते हैं कि आप अपनी पूरी प्रेपरेशन में शायद 3 या 4 प्रेसेस किसी को चेक करवाते हैं और चेक करवाने से पहले जो प्रेसी आप सॉल्व करते हैं वो किसी गाइड बुक से पहले देख कर सॉल्व कर लेते हैं, आप खुद उससे नहीं सॉल्व करते और आपको लगता है कि आप इसको कर लेंगे, ये कोई बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों से आपका कंपटीशन है वो 1970s के बाद से जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम शुरू हुआ था और टुडे 2020 सीएसएस का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, टोटल आपकी 50 प्रेसेस बनती हैं। इसी तरह फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स पीएमएस पंजाब का है, फिर सिंध का है, केपीके का है, वहाँ पर भी प्रेसेस आती हैं। तो ऑलमोस्ट जो अथेंटिक अभी तक एग्ज़ाम्स में प्रेसेस आ चुकी हैं वो 200 हैं। वो तमाम बच्चे जो सीएसएस में अपेयर हो रहे होते हैं वो इन 200 प्रेसेस को अच्छे से सॉल्व करते हैं, उनकी एवेल्यूएशंस करवाते हैं और फिर अपने पेपर को जाकर जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उसमें ग्रामर है कि अगर आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, आपको उनके टेंसेस नहीं पता हैं, आपको रूल्स नहीं पता हैं, आपको नरेशंस के रूल्स नहीं पता हैं, आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स नहीं पता हैं, तो आप करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जुमले उर्फ़ आम में हमारी गलतुलाम हैं, हम उनको गलत इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि इंग्लिश की ग्रामेटिकल एसेंस मुख्तलिफ है, उर्दू की ग्रामेटिकल एसेंस मुख्तलिफ है। सो हम इंग्लिश उर्दू का जो
जो कॉम्पोजिशन करते हैं वहाँ पर भी हम शायद इंग्लिश में लैक होते हैं। इसके अलावा इसके इंग्लिश प्रेसी कॉम्पोजिशन के पेपर के अंदर मैथमेटिकल मार्क्स हैं, यानी आपको ईडियम्स याद करने हैं, आपको पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं, आपको वोकैबुलरी याद करनी है, आपको सिनोनिम्स याद करने हैं, आपको फिर ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश करनी है कि अगर आप उर्दू की किसी चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इंग्लिश के कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। बहुत मुश्किल वर्ड्स आते हैं इसमें, जो पैराग्राफ है उन वर्ड्स के ऊपर हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो दिस इज़ ए क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ 6 to 7 months जो आप इंग्लिश प्रेसी के पेपर को डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उसको चेक करवा रहे होते हैं। और इसी वजह से कि आप इन चीज़ों इनकी प्रिपरेशन में कोताही बरतते हैं तो फिर आप इस पेपर में फेल हो जाते हैं। सही। सर, टाइम यूटिलाइजेशन के बारे में बता दीजिए, पेपर को करते वक्त टाइम को हम किस तरह मैनेज कर सकें, खासकर इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश के पेपर में हम प्रेसी के पेपर की बात करें टाइम एलोकेशन के हवाले से, तो इंग्लिश प्रेसी का जो पेपर है, प्रेसी राइटिंग को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेसी राइटिंग आपका 45 से 1 आवर लेगी एक पैराग्राफ को, क्योंकि और इसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, 25 मार्क्स हैं। और जब आप इस पेपर का ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास 2 आवर्स जो हैं वो रिमेनिंग होते हैं। उन 2 आवर्स से पहले 30 मिनट्स आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और जो इसका ऑब्जेक्टिव है उसमें यूज़ हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंपैरेटिवली इजी पार्ट होता है। यानी इजी से मुराद कि उस पर टाइम कम लगता है, यानी आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसको आपने या तो करेक्ट करना होता है, या आपने नरेशंस के रूल्स को सेट करना होता है, या आपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे कोई सेंटेंस बनाना होता है, या आपने एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना होता है। तो ट्रांसलेशन मोस्टली 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं। 1 घंटा अगर आप प्रेसी को दे दें तो रिमेनिंग जो 1.5 घंटा है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट को बहुत इशू नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले दिन ही प्रेसी एफपीएससी के एग्ज़ाम सेंटर में ही सॉल्व की है तो फिर तो बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट के लिए हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा आदिल, बड़ी मज़े की बात है, जब हम अच्छा पहनते हैं तो हम अच्छे दिखते हैं, हम जब अच्छा बोलते हैं तो भी हम अच्छे दिखते हैं। तो वोकैबुलरी बेसिकली आपकी, जब आप वोकैबुलरी पे अपना नॉलेज बनाते हैं, वोकैबुलरी को आप प्रिपेयर करते हैं, तो ना सिर्फ वो आपके बोलने में आती है बल्कि वो आपकी राइटिंग में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो वोकैबुलरी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम समटाइम ये कंसिडर करते हैं कि एक रट्टा है और 4-5 हज़ार लफ्ज़ हैं जिनको हमने खामखाई तैयार करना है और जिनकी कोई मीनिंग ना हो, बस हमें पेपर की रात तक याद होने चाहिए, उसके बाद हमारी यूटिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। वोकैबुलरी को तैयार करने का सिंपल टिप मैं अपने तमाम एस्पायरेंट्स को देना चाहता हूँ कि जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई वर्ड आता है नया, उसको सुनिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिए, उसको पहले दिन ही ठीक बोलिए, उसको फिर वहाँ पर ये नोट कर लें कि इसका मीनिंग क्या है। और जब आप बार बार उसको पढ़ेंगे, वो वर्ड दोबारा कहीं रिवाइज होगा तो वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगी। लेकिन जब हम रैंडमली वोकैबुलरी की मार्केट की कोई बुक उठाते हैं, पेज नंबर 48 से जो आया पढ़ लिया, बंद करके रख दिया, और अगले दिन पेज नंबर 56 निकाल लिया, हम सीक्वेंस में चीज़ें नहीं पढ़ते। तो सीएसएस की एफर्ट जो आप वोकैबुलरी तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस में भी आ रहा होता है, तो वो वर्ड आपको याद हो रहा होता है। लेकिन हम ये कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि यार ये 4000 लफ्ज़ कौन याद करेगा, इनकी क्रैमिंग कैसे करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2, 3, 4, 5 नंबरों से ना सिर्फ आपकी एलोकेशन रह जाती है, इन्हीं 2, 3, 4 नंबरों से आपके अच्छे ग्रुप्स और बुरे ग्रुप्स में भी आपकी डिफ्रेंसिएशन होती है। सो ये वो एरियाज़ हैं जो आपसे compete करने वाला बच्चा जो है वो पूरे कर रहा है। अगर आप इस एरिया को प्रिपेयर करके नहीं गए हैं, आपने इसके लिए प्लानिंग नहीं की है, पहले प्रिपरेशन की, तो फिर इसका मतलब आप पहले दिन ही ये नंबर हार के जा रहे हैं कि आप तुक्का लगा लेंगे और ये आपको याद नहीं होंगे। लेकिन मैं ये बात भी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करें तो आप इसको आज से ही, अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है अगले आने वाले बच्चों के लिए, कि जिस दिन आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, जो कि 6 से 7 मंथ एनफ है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में, तो आप पहले दिन ही 30 मिनट्स स्पेयर कर लें कि आपने पूरी वोकैबुलरीज़ के वर्ड्स का एक्सपोजर लेना है कि वो किस तरह लिखे जाते हैं, वो किस तरह बोले जाते हैं, उनके सिनोनिम्स क्या हैं, उनके एंटोनिम्स क्या हैं, उनकी कॉनोटेशंस क्या हैं, और फिर वो चीज़ जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो आपके लिखने में आती जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन सारी कर रहे हैं और आखिर में आप वोकैबुलरी तैयार कर लें, नहीं, इसको साथ साथ तैयार करें ताकि आपकी बोलने में भी यूज़ हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी यूज़ हो, और कॉम्प्रीहेंड भी हो जब कभी अखबार में या किसी भी रीडिंग में आपके साथ आए। कुछ क्यूरीज नाजरीन की तरफ से हमें मसूल हुई हैं सोशल मीडिया पर, आज डिस्कस करेंगे, उन सवालात के जवाब हम अपने मेहमान से लेंगे। सर, मोहम्मद उमर साही हैं, उनका सवाल है कि सैलरी अलाउंसेस और कुछ पर्क्स जो हैं जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कौन कौन से इनको पर्क्स मिलते हैं, सैलरी की कितनी होती है, अलाउंसेस क्या होते हैं इनके। सही। मोहम्मद उमर बच्चा, जितने भी लोग सीएसपी बनते हैं, सीएसएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं,
तो पहली बात तो ये कि यही इज़्ज़त अफजाई और अल्लाह की तरफ से उनके लिए ये इनाम के तौर पे होता है, क्योंकि हम CSS को जॉब नहीं कहते, CSS को एक अचीवमेंट कहते हैं। और ये वो अचीवमेंट है जिसको पाने के बाद आप के को अल्लाह पाक वो ताकत और अथॉरिटीज़ देता है जिसमें आप अपनी रियल माइंड, अपनी रियल अच्छी सोच को आप माशरे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जहाँ तक पर्क्स की बात है, तो पहला पर्क तो यही है कि जो आपकी मेंटल और जो आपकी सेटिस्फेक्शन है कि आप अब एक सिक्योर जॉब का हिस्सा हैं, और फिर आप CSP हैं, और कहा जाता है और प्रैक्टिस में ये है कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम CSS करके बच्चे आते हैं 17 ग्रेड में, और जो दूसरे एग्ज़ाम से 17 ग्रेड तक आते हैं और जो रैंकिंग के साथ 17 ग्रेड तक पहुंचते हैं, आप उनसे ज़्यादा जल्दी प्रमोट होते हैं और आप विद इन टाइम आप एक ऑफिसर पूल में चले जाते हैं और आप एक बड़ी डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप बदीन के इलाके में पोस्टेड हैं तो आपको वहाँ के ही रिसोर्सेज के साथ रहना है। अगर आप लाहौर में पोस्टेड हैं तो आपको उसके रिसोर्सेज के साथ रहना है। सेम इज़ द केस विद ऑल ग्रुप्स कि आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करता है आप कहाँ हैं। तो इसलिए पर्क्स पे परेशान ना हो, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, अल्लाह पाक आपको और भी इज्जत देंगे इंशाल्लाह। जैनब का सवाल है सर, डिसेबल कैंडिडेट से मुतालिक पूछ रही है। वो कह रही है डिसेबल कैंडिडेट के लिए पेपर क्राइटेरिया क्या है और पेपर का प्रोसीजर क्या है? अच्छा ज़ैनब, एक तो पेपर के अंदर जब आप एज अ डिसेबल इसको क्वालिफाई करते हो तो आपके लिए कोटा मुख्तस है। पहले तो आप ओपन कंपटीशन पे आते हो, अगर आप उसमें नहीं एलोकेट होते हो तो फिर आपको एक कोटा सीट पे एलोकेट किया जाता है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी भी डिसेबल बच्चे के लिए ये है कि अल्लाह पाक ने अगर आपको किसी महरूमी का के साथ रखा है तो शायद उसमें यही आपके लिए अल्लाह पाक ने फ़ायदा रखा हो कि आप किसी CSS एग्ज़ाम में बहुत कम लोग अपेयर होते हैं जो डिसेबिलिटी के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। और जो क्वालिफायर होता है फिर उसको किसी ना किसी कोटा और किसी ना किसी ग्रुप में सूटेबिलिटी क्लॉजेज और बाकी चीज़ों को देखने के बाद आपको एलोकेट किया जाता है। जो पेपर के हवाले से है, पेपर आपको पूरा ही अटैम्प्ट करना होता है। आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है सिविल सर्विस के अंदर, जो अगर आप लिखने में या आपको बोलने में या आपको किसी भी तरह के मसाइल का सामना है उसमें आपको वो हेल्प कर रहा होता है। अगर आप खुदा ना करे कोई भी डिसेबल हो, लेकिन अगर कोई बच्चा डिसेबल है और मेरी बात सुन रहा है तो आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नादरा से अथेंटिकेट होता है। उस डॉक्यूमेंट को आपको प्रोड्यूस करना होता है और उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड आपको एग्जामिन करता है कि आप वाकई इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, देन फिर आपको एलोकेशन मिल जाती है। सर अब्दुल बासित का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि एक कैंडिडेट कितनी अटेम्प्ट ले सकता है CSS एग्जाम की? हमने लास्ट एग्ज़ाम में भी, लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था उसमें भी हमने इसको क्लियर किया था। एक जो कैंडिडेट है वो 3 दफ़ा अपेयर हो सकता है और 3 के बाद उसके पास कोई चांस नहीं होता, और 30 ईयर्स तक ही वो अपेयर हो सकता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जिशान सिकंदर का, वो पूछ रहे हैं कि एज फैक्टर को ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बता दें कि एज कब तक कंसीडर की जाती है? 21 साल से लेकर और 30 साल के दरमियान अगर आपकी एज है। 21 साल से कम होगी तो आप एलिजिबल नहीं हैं, 30 साल से ज़्यादा होगी तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो FPSC की स्पेशल क्लॉज है एज रिलैक्सेशन के हवाले से, वो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा हैं, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, चाहे वो पंजाब या किसी प्रोविंशियल स्टेटस पे हैं या फेडरल स्टेटस पे हैं, 2 इयर्स अगर आपकी कंप्लीट हुई है जॉब तो फिर आपको आपका डिपार्टमेंट एक NOC के साथ आपको अलाउ करेगा कि आप ये एज रिलैक्सेशन हमारी तरफ से ले लें और आप जाकर 32 साल की उम्र तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन फाटा रीजन्स, बलूचिस्तान के कुछ इलाके और आज़ाद कश्मीर से जो लोग हैं उनके लिए भी है। तो आप FPSC रूल्स को जाकर अगर एक दफ़ा स्टडी कर लें, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, या FPSC ऑफिस जो कमीशन है इसके लिए एग्ज़ाम लेता है उनको कॉल कर लें, उनको विज़िट कर लें, वो आपको इसके ऊपर मुकम्मल ब्रीफ कर देंगे। सर थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमने आपकी तरफ से जो क्यूरीज आई थी उनको भी डिस्कस किया डिटेल से। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ऐसे राइटिंग डिटेल के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।